Assalamualaikum students. Today we are going to start chapter number 11 of Thomas Calculus. Basically chapter number 11 जो है उसमें सीरीज और सीक्वेंस को डिस्कस किया गया है। सबसे पहले 11.1 में हम सीक्वेंस को स्टडी करेंगे कि सीक्वेंस किस मैथमेटिकल टर्म को कहा जाता है, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि कोई सीक्वेंस जो है वो कन्वर्ज कब करता है और डाइवर्ज कब करता है। तो यानी कि हम कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस को भी स्टडी करेंगे कि व्हाट इज़ मेंट बाय कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। नाउ जब हम बात करते हैं सीक्वेंस की, तो उसमें हमारे पास जो सीक्वेंस होता है कोई टर्मिनेटिंग सीक्वेंस होता है, यानी कि किसी टर्म पे जाके लेट से स्टॉप हो जाता है, और इसी तरह हमारे पास इन्फिनिट सीक्वेंस भी होता है। इनफाइनाइट सीक्वेंस आप ऐसी टर्म्स को कहते हैं जो कभी भी एंड नहीं हो रही, बल्कि वो टर्म्स जो हैं वो कंटिन्यूसली चलती जा रही हैं। और सीक्वेंस सीक्वेंस का मतलब है आपके पास एक आर्डर, यानी कि टर्म्स जो हैं वो आपके पास एक आर्डर में आती हैं, और इसको आप शॉर्टली कह सकते हैं टर्म्स इन ऑर्डर। ओके, यानी कि इनमें कोई आपको ऑर्डर नज़र आता है, कोई इनमें आपको सिमेट्री नज़र आती है। लेट से अगर हम इस एग्जांपल को देखें तो हमारे पास यहाँ पे 2, 4 और 6, 8, 10, यानी कि 2 के डिफरेंस के साथ ये टर्म्स जो हैं वो कंटिन्यूसली चलती जा रही हैं। और यहाँ पे एक जनरल टर्म शो की गई है इस सीक्वेंस की, विच मीन्स कि 2n इज़ द जनरल टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। यहाँ पे n की वैल्यू आप 1 से लेके अगर कंटिन्यूसली इंक्रीज करते जाएं बाय 1, तो आपके पास इस सीक्वेंस की जो टर्म्स हैं वो आती जाएंगी। अ, इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास लेट से किसी भी सीक्वेंस की जनरल टर्म इक्वल्स टू 2n है, इसको आप nth टर्म भी कह सकते हैं। ठीक है जी। तो nth टर्म अगर हमारे पास 2n के इक्वल है और n की वैल्यूज़ हैं हमारे पास 1, 2, 3 से लेके अप टू सो ऑन, तो अगर आप n इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे 2n में, तो आपके पास a1 यानी कि फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस आ जाएगी, और a1 इक्वल्स टू 2 × 1 इक्वल्स टू 2। इसी तरह अगर आप n इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे तो आपके पास a2 यानी कि सेकंड टर्म ऑफ द सीक्वेंस आ जाएगी, और n की जगह आप 2 पुट कर देंगे 4। और इसी तरह अगर आप 10th टर्म फाइंड करना चाहते हैं, यानी कि a10 10th टर्म ऑफ द सीक्वेंस, तो आप n की जगह 10 पुट करेंगे और आंसर 20 आ जाएगा। इस तरह से आप इस सीक्वेंस को n की वैल्यूज़ जो हैं वो 1 बाय 1 इंक्रीज करते हुए इस सीक्वेंस को फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास एक सेकंड एग्जांपल गिवन है यहाँ पे नीचे, और इसमें अगर आप देखें तो ये सीक्वेंस जो है वो 12 से स्टार्ट हो रहा है, और ये टर्म्स जो हैं वो कंटिन्यूसली चलती जा रही हैं, और हर टर्म में 2 का डिफरेंस आ रहा है। 12 के बाद 14, 14 के बाद 16, यानी कि 2 का डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पे अगर हम इस टर्म का एक जनरल इस सीक्वेंस का सीक्वेंस की सॉरी हम एक जनरल टर्म अगर फाइंड करना चाहें, यानी कि ए एन इक्वल्स टू nth टर्म, जिसको आप जनरल टर्म भी कहते हैं, तो यहाँ से इस सीक्वेंस को देखते हुए आप ए एन लिख सकते हैं इक्वल्स टू 10 प्लस 2 × n। ओके, तो ये हमारे पास जनरल टर्म होगी इस सीक्वेंस की। अगर आप यहाँ पे इसको चेक करना चाहें तो n इक्वल्स टू 1 अगर पुट करें तो a1 आपके पास आ जाएगा 10 प्लस 2 × 1 इक्वल्स टू 12। इसी तरह अगर आप n इक्वल्स टू 4 पुट करें, n इक्वल्स टू 4 यानी कि फोर्थ टर्म, तो वो 18 हमारे पास आंसर आना चाहिए। तो a4 इक्वल्स टू 10 प्लस 2 × 4 इक्वल्स टू 18। तो इस तरह से एक सीक्वेंस को देखते हुए आप उसकी nth टर्म या जनरल टर्म का फार्मूला लिख सकते हैं। और इसी तरह अगर आपके पास जनरल टर्म का फार्मूला गिवन है, जिस तरह ये फार्मूला हमने लिखा है, अगर हमें ये फार्मूला पता हो तो हम एक सीक्वेंस फाइंड कर सकते हैं, यानी कि उसकी सारी टर्म्स हम लिख सकते हैं। तो सीक्वेंस शॉर्टली अगर आप बात करना चाहें तो एक टर्म्स की ऐसी आपके पास अगर टर्म्स हैं, और टर्म्स के एक ऐसे आर्डर को आप कहते हैं जिनमें एक ख़ास किस्म की सिमेट्री हो, एक ख़ास किस्म का आर्डर हो उनमें। अब हम बात करते हैं कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस की। कन्वर्जेंस
सबसे पहले अगर कन्वर्जेंस की बात करें तो इसका आपको बेसिक आइडिया होगा। कन्वर्जेंस आप कहते हैं कि आपके पास कोई स्पेसिफिक आर्डर आ रहा हो, और लेट्स से अगर हम सीक्वेंस की कन्वर्जेंस की बात करें, कन्वर्जेंस ऑफ अ सीक्वेंस, कन्वर्जेंस ऑफ अ सीक्वेंस का मतलब ये होगा कि वो सीक्वेंस जो है, कोई भी अगर हमें सीक्वेंस गिवन है तो वो किसी स्पेसिफिक वैल्यू पे जाके एंड हो रहा है, या फिर हमारे पास कोई इनडिटर्मिनेट उसकी फॉर्म आ रही है, किस तरह की उसकी आखिरी टर्म्स की फॉर्म आ रही है, उससे हम डिसाइड करते हैं कि सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहा है या डाइवर्ज कर रहा है। लेट्स से यहाँ पे आप एक एग्जांपल कंसिडर करें कि हमारे पास एक सीक्वेंस है 1/2, 1/3, और इस तरह से इसकी टर्म्स जो हैं वो चलती जा रही हैं, और nth टर्म है उसकी 1/n। ठीक है, तो ये हमारे पास एक सीक्वेंस है। अब हम अगर इसकी कन्वर्जेंस चेक करना चाहते हैं तो हम सबसे पहले nth टर्म को चेक करेंगे। यहाँ पे हमारे पास nth टर्म है 1/n। हम n को इन्फिनिटी पुट करेंगे, यानी कि लिमिट लिमिट n goes to infinity an equals to लिमिट n goes to infinity, nth टर्म हमारे पास क्या है 1/n। तो यहाँ पे n की जगह जब आप इन्फिनिटी पुट करेंगे तो आपके पास आंसर 0 आएगा, यानी कि एक स्पेसिफिक आपके पास आंसर आ रहा है, एक सिंगल आंसर आ रहा है, एक कांस्टेंट आपके पास आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये सीक्वेंस कन्वर्ज करता है, जूं जूं n की वैल्यू बढ़ती जाती है, इंक्रीज होती जाती है, सीक्वेंस जो है वो ज़ीरो के करीब चला जाता है, यानी कि सीक्वेंस की जो टर्म्स हैं वो ज़ीरो को अप्रोच करती जाती हैं, यानी कि एक स्पेसिफिक वैल्यू को अप्रोच करती जाती हैं। तो ऐसे सीक्वेंस को आप कन्वर्जिंग सीक्वेंस कहते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हम इसको कह सकते हैं कि फाइनल टर्म्स are giving, which is nth term in our case, are giving some specific or single answer, जो एक कांस्टेंट हो सकता है, जिस तरह अभी हमारे केस में 0 आंसर आया है, are becoming closer to a specific value, are becoming closer to a specific value। तो ये हमारे पास कन्वर्जिंग सीक्वेंस की एक एग्जांपल थी। उसके बाद अगर हम डाइवर्जेंस की बात करें, डाइवर्जेंस ऑफ अ सीक्वेंस, तो डाइवर्जेंस इसके बिल्कुल ऑपोजिट होगा। डाइवर्जेंस का आपके पास ये मतलब होगा कि आपके पास कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं आ रहा, बल्कि जो जो एन की वैल्यू इंक्रीज होती जाती है, आपका जो आंसर है वो किसी सिंगल नंबर को, सिंगल वैल्यू को अप्रोच नहीं कर रहा, बल्कि आपके पास कोई इनफाइनाइट आंसर आ रहा है, इनडिटर्मिनेट आंसर आ रहा है, या आपके पास फ्लक्चुएशंस आ रही हैं। ये सारी एग्जांपल्स हम देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसको डिफाइन कर लेते हैं कि आंसर और फाइनल टर्म्स आर नॉट getting closer to a single value, single or specific value। नाउ हम इनकी एग्जांपल्स कंसिडर करते हैं ताकि समझने में आसानी हो कि कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस हमारे पास किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं और उसका क्या मतलब है। यहाँ पे आप एक और एग्जांपल कंसिडर करें। लेट्स से we have a sequence with terms 0, 1/2, and then 2/3, 3/4 up to nth टर्म हमारे पास आ जाएगी 1/1 - n एंड सो ऑन। यहाँ पे आपको इस सीक्वेंस में एक आर्डर नज़र आ रहा है, इसी वजह से ये एक सीक्वेंस है। क्यों? क्योंकि अगर आप न्यूमिनेटर में देखें तो आपके पास 1 2 3, यानी कि 1/1 टर्म जो है वो इंक्रीज होती जा रही है। इसी तरह डिनोमिनेटर में जो टर्म्स हैं वो भी 1 1 के डिफरेंस के साथ इंक्रीज होती जा रही हैं, 2 3 4 एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास इसकी जनरल टर्म का फार्मूला है, यानी कि ए एन है हमारे पास इक्वल्स टू 1 - 1/n। अब अगर हम nth टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस जो है उसको चेक करें, व्हेन n बिकम्स वेरी लार्ज, यानी कि व्हेन n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो ए एन का
क्या आंसर आता है, इसको हम चेक करते हैं और फिर हम डिसाइड करेंगे कि ये कन्वर्ज कर रहा है सीक्वेंस या डाइवर्ज कर रहा है। तो यहाँ पे n की जगह आपने सिंपली इन्फिनिटी पुट कर देना है। लिमिट्स कैलकुलेट करना हम पहले स्टडी कर चुके हैं। तो 1 डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी 0 के इक्वल होता है, तो ये आंसर हमारे पास 1 आ जाएगा। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है एज n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, यानी कि n की वैल्यू अगर लार्ज होती जाए तो उस केस में आपके पास जो आंसर है, यानी कि जो सीक्वेंस है आप कह लें, सीक्वेंस अप्रोचेज टू 1, जो सीक्वेंस की टर्म्स हैं, लार्ज टर्म्स हैं, वो 1 को अप्रोच करती हैं। और 1 जो है एक कांस्टेंट नंबर है, यानी कि एक ऐसा नंबर है जिसको हम जानते हैं और एक स्पेसिफिक वैल्यू है, एक कांस्टेंट है। तो ये सीक्वेंस जो है ये कन्वर्ज करता है। हेंस सीक्वेंस कन्वर्जेस टू 1, converges to 1 when n approaches to infinity। अब हम एक ऐसी एग्जांपल कंसिडर करते हैं जिसमें हमारे पास डाइवर्जेंट सीक्वेंस होगा, यानी कि डाइवर्जेंस हमारे पास आएगी। तो एक और एग्जांपल कंसिडर करते हैं। लेट्स से हमारे पास एक सीक्वेंस है 1 -1, फिर 1, फिर -1, और इसी तरह ये टर्म्स चेंज होती जाती हैं और चलती जाती हैं। nth टर्म होगी हमारे पास -1 पावर n+1, और इसी तरह ये चलता जाएगा, यानी कि अल्टरनेट टर्म्स हमारे पास आ रही हैं 1 के बाद -1, फिर 1, फिर -1, और इस तरह से ये चलता जा रहा है। अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो गिवन सीक्वेंस है, गिवन सीक्वेंस विल गिव 1 and -1 for any value of n। यहाँ पे अगर आपके पास जो जनरल टर्म है, यानी कि ए एन इक्वल्स टू -1 होल पावर n+1, ये हमारे पास जनरल टर्म है। इस टर्म को अगर आप देखें तो n की अगर आप कोई भी वैल्यू पुट कर लें तो आपके पास आंसर या तो -1 आएगा या आपके पास आंसर +1 आएगा। -1 आपके पास आंसर तब आएगा इस सीक्वेंस को अगर आप देखें जब आपके पास n जो है वो इवन हो। जब आप यहाँ पे n की वैल्यू इवन पुट करेंगे, यानी कि लेट से 100, तो 100 + 1 101 हो जाएगा, और पावर जो है -1 की ऑड पावर हो जाएगी और आंसर -1 आएगा। इसी तरह अगर आपके पास n की वैल्यू ऑड वैल्यू होगी, यानी कि लेट से 101, तो 101 + 1 पावर जो है वो आपके पास 102 आ जाएगा, और -1 की पावर 102, यानी कि इवन पावर है, तो आपके पास आंसर जो है वो +1 आएगा। तो यहाँ पे अगर आप n की कोई भी वैल्यू पुट कर लें तो आपके पास आंसर जो है वो 1 और -1 आ रहा है। तो यहाँ पे आप कंक्लूजन लिख सकते हैं, हेंस गिवन सीक्वेंस बाउंस बैक एंड फोर्थ बिटवीन 1 एंड -1, यानी कि ये सीक्वेंस जो है वो बाउंस बैक कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है बिटवीन 1 एंड -1। एक दफ़ा 1 आंसर आ रहा है, एक दफ़ा -1 आंसर आ रहा है। तो ये किसी सिंगल वैल्यू पे कन्वर्ज नहीं हो रहा। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आंसर सिर्फ 1 आना शुरू हो जाए या -1 आना शुरू हो जाए, बल्कि आंसर बार बार चेंज हो रहा है। तो एंड डज नॉट कन्वर्ज टू अ सिंगल वैल्यू। एक सिंगल, एक स्पेसिफिक वैल्यू आपके पास कभी भी नहीं आएगी आंसर की। तो इस केस में गिवन सीक्वेंस इज गिवन सीक्वेंस इज डाइवर्जेंट, गिवन सीक्वेंस इज डाइवर्जेंट। ओके, तो ये डाइवर्ज कर रहा है सीक्वेंस जो है हमारे पास। इसी तरह डाइवर्जेंट की हम एक और एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं। लेट्स से हमारे पास एक सीक्वेंस है √1, √2, √3 एंड अप टू √n, यानी कि nth टर्म यहाँ पे जो है हमारे पास डेट इज √n। और अगर आप इसको लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी पे अगर आप इस टर्म्स को चेक करें, इस सीक्वेंस की जनरल टर्म को, तो आपके पास जो आंसर है वो आएगा √infinity विच इज़ इक्वल्स टू इन्फिनिटी। यहाँ पे जो आपके पास आंसर है वो इन्फिनिटी आ रहा है, यानी कि एक डाइवर्जेंट आंसर आ रहा है। सीक्वेंस जो है वो ब्लो कर जाता है, टर्म्स जो हैं वो इंक्रीज होती जाएंगी, जो n की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। सो दिस सीक्वेंस आल्सो डाइवर्जेस। रीज़न क्या है इसकी? रीज़न जो है वो
जो हमने अभी एग्जांपल की है उससे डिफरेंट एग्जांपल है। जो हमारे पास 1 और -1 वाला सीक्वेंस था वो तो बाउंस कर रहा था बिटवीन 1 एंड -1, तो उस वजह से वो डाइवर्जेंट सीक्वेंस था। यहाँ पे ये जो सीक्वेंस है इसकी वैल्यू हमेशा इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। ये कभी भी एक सिंगल वैल्यू को अप्रोच नहीं करेगा, ठीक है। एज n इंक्रीजेज इट्स टर्म्स, यानी कि सीक्वेंस की जो टर्म्स हैं, बिकम लार्जर एंड लार्जर देन एनी फिक्स्ड वैल्यू, यानी कि कोई फिक्स्ड वैल्यू आपके पास नहीं आएगी, बल्कि टर्म्स जो हैं वो इंक्रीज करती जाएंगी और आपके पास इन्फिनिटी को अप्रोच करती जाएंगी, कोई स्पेसिफिक वैल्यू आपके पास नहीं आएगी। तो ये सीक्वेंस जो है ये डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। अब यहाँ से हमें इस बात का अंदाज़ा हुआ है कि अगर हम किसी भी सीक्वेंस की कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस चेक करना चाहते हैं तो हमें क्या चीज़ पता होनी चाहिए, हमें लिमिट्स कैलकुलेट करने के जो मेथड्स हैं वो पता होने चाहिए, जो हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हुए हैं। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं वी हैव टू कैलकुलेट लिमिट्स। क्यों लिमिट्स हमें कैलकुलेट करनी पड़ेंगी? क्योंकि हम कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस जब चेक करना चाहेंगे तो हमें एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, इस तरह की जो लिमिट्स हैं वो हमें कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। और वो कैलकुलेट करना हम डिटेल से सीख चुके हुए हैं, जिसके लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड्स थे। तो वो मेथड्स कौन से थे? सो वी कैन अप्लाई ऑल रूल्स ऑफ लिमिट्स। कोई भी रूल्स जितने आपके जहन में हैं जो आपने सीखे थे लिमिट्स कैलकुलेट करने के लिए, वो आप इन कैलकुलेशंस पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी, लिमिट्स कैलकुलेट करने के लिए। और वो रूल्स हमारे पास कौन कौन से थे? हम रैशनलाइजेशन करते होते थे, और उसके बाद हम फैक्टराइजेशन करते होते थे, फैक्टर्स बनाते थे, टर्म्स को कैंसिल करते होते थे, कॉमन लेते होते थे, फैक्टराइजेशन। और उसके बाद हम कॉमन टर्म्स लेते होते थे। और उसके बाद एल हॉपिटल रूल जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रूल था, वो हम यूज़ करते थे, ठीक है। तो इस तरह के जितने भी रूल्स थे लिमिट्स को कैलकुलेट करने के लिए वो हम यहाँ पे अप्लाई करके इन लिमिट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ हमारे पास थ्योरम्स भी हैं जिनसे आप डायरेक्टली कोई भी लिमिट है उसका आंसर लिख सकते हैं। जिस तरह हमारे पास फर्स्ट थ्योरम है डेट सेज लिमिट n approaches to infinity, natural log of n divided by n is equals to 0। इसको आप किस तरीके से चेक कर सकते हैं? यहाँ पे बेसिकली एल हॉपिटर रूल ही यूज़ हुआ है और डायरेक्ट एक फार्मूला की शेप में उसने बताया हुआ है। सिंपल आप इसको एल हॉपिटर रूल यूज़ करते हुए कैलकुलेट कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें आप कैलकुलेट करना चाहते हैं लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी नेचुरल लॉग ऑफ n डिवाइडेड बाय n। अगर यहाँ पे आप n की वैल्यू डायरेक्टली पुट कर दें तो दिस इज़ इन्फिनिटी अवर इन्फिनिटी फॉर्म, यानी कि अनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो जिस तरह जब हमारे पास ये फॉर्म्स होती हैं तो वहाँ पे आप रूल्स यूज़ करते होते हैं लिमिट्स कैलकुलेट करने के। यहाँ पे जो सूटेबल रूल हमें नज़र आ रहा है दैट इज़ एल हॉपिटल्स रूल, यानी कि ऊपर फंक्शन जो है उसका भी आप डेरिवेटिव ले लें और नीचे जो फंक्शन है उसका भी डेरिवेटिव ले लें। तो ये हमारे पास आ जाएगा लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, नेचुरल लॉग ऑफ एन का डेरिवेटिव आपके पास 1/n होता है और एन का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। अब अगर आप वैल्यू पुट करें एन की तो 1/infinity इक्वल्स टू 0। तो ये रूल्स जो हैं बेसिकली लिमिट्स के रूल्स ही यूज़ करके तो ये थ्योरम्स जो हैं वो डेवलप किए गए हैं। इन थ्योरम्स को आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे पास जो सेकंड थ्योरम है डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी n पावर 1/n इक्वल्स टू 1। n का जो रूट है वो nth रूट है आपके पास, तो इसको आप लिख सकते हैं जिस तरह स्केयर रूट n को आप लिखते होते हैं n पावर 1/2। इसी तरह n का जब आपके पास nth रूट हो तो पावर को 1/n आप लिख लेंगे और ये इक्वल्स टू 1 होता है। इसी तरह ये डिफरेंट थ्योरम्स हमारे पास हैं, ये आपके जहन में होने चाहिए लिमिट्स कैलकुलेट करने के लिए। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 11.1। एक्सरसाइज 11.1। एक्सरसाइज 11.1 के जो क्वेश्चंस हमने सॉल्व करने हैं वो क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 6, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 टू क्वेश्चन नंबर 12, और उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 टू क्वेश्चन नंबर 22। ओके, एंड देन क्वेश्चन नंबर 23
टू क्वेश्चन नंबर 35। सिंपल से ये सारे क्वेश्चंस हैं और इनमें से अगर आप कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेंगे तो आपको बेसिक आइडिया हो जाएगा कि एक सीक्वेंस को किस तरह से डील किया जाता है और उसके बाद एक सीक्वेंस की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस किस तरह से चेक की जाती है। तो सबसे पहले हम प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। एक सीक्वेंस की nth टर्म हमें गिवन है an इक्वल्स टू 2 प्लस -1 होल पावर n और उसने हमें कहा है कि फाइंड करें a1 a2 a3 एंड a4 विच मीन्स फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ दिस सीक्वेंस हमने फाइंड करनी है। तो a1 फाइंड करने के लिए आपको पुट करना पड़ेगा n इक्वल्स टू 1। जब आप n इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे यानी कि इक्वेशन 1 में अगर आप n की जगह 1 पुट करें तो आपके पास a1 आ जाएगा इक्वल्स टू 2 प्लस -1 पावर 1 2 -1 इक्वल्स टू 1। ठीक है, इसी तरह अगर आप n इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा a2 इक्वल्स टू 2 प्लस -1 होल पावर 2 इक्वल्स टू 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 3। इसी तरह अगर आप n इक्वल्स टू 4 पुट कर दें तो आपके पास आ जाएगा a4 इक्वल्स टू 2 प्लस -1 होल पावर 4 यानी कि 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 3। तो जब भी -1 की पावर इवन हो, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि -1 की ऑड पावर हो तो आपके पास आंसर -1 आता है और अगर आपके पास -1 की पावर इवन हो तो आपके पास +1 आंसर आता है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे यूज़ किया है और अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास जिसमें आपने A1 से लेके A10 तक यानी कि फर्स्ट 10 वैल्यूज़ ऑफ द सीक्वेंस जो हैं वो फाइंड करनी है और उसके बाद जो हमें यहाँ पे डाटा गिवन है डेट इज़ a1 इक्वल्स टू -2 और an+1 हमें गिवन है n इंटू an डिवाइडेड बाय n+1। ओके, a1 तो हमें गिवन है ऑलरेडी -2 और अब हमने कैलकुलेट करना है a2 को a3 को और इसी तरह अप टू a10। यहाँ पे अगर आप देखें तो n+1 आपको गिवन है। ठीक है, तो अगर आप n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो तब आपके पास a2 आएगा। तो यहाँ पे हम पुट करते हैं पुट n इक्वल्स टू 1। तो इन इक्वेशन 1 कह लेते हैं हम इसको, nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस हमें गिवन है। तो जब आप यहाँ पे n की जगह 1 पुट करेंगे तो 1 a1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 तो a2 बन जाएगा, ये 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2 और 1 इंटू a1 की वैल्यू है हमारे पास -2। सिंस a1 हमें क्या गिवन है -2 गिवन है, अगर आप यहाँ पे देखें तो a1 की वैल्यू आपको -2 गिवन है तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा -2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू -1। तो a2 की वैल्यू आपके पास -1 आ जाएगी। सिमिलरली आप n इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे फिर n इक्वल्स टू 3 पुट करेंगे तो आपके पास a3 a4 और इस तरह से ये सारी वैल्यूज़ आती जाएंगी जो आपने खुद से कैलकुलेट करनी है। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में उसने कहा है कि राइट फार्मूला ऑफ nth term of the sequence। nth term of the sequence का हमने फार्मूला जो है वो खुद से लिखना है और जो सीक्वेंस हमें गिवन है डेट इज़ 1 -4 9 -16 25 एंड सो ऑन। तो हमने nth टर्म फाइंड करनी है यानी कि an का जनरल फार्मूला हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास 1 4 9 16 ये सारे क्या हैं, ये स्केयर्स हैं। किसके? 1 जो है 1 का स्केयर है, 4 2 का स्केयर है और 9 जो है वो 3 का स्केयर है। यहाँ पे अगर मैं इनके साथ नीचे लिखता जाऊँ तो आपको समझने में आसानी होगी। -16 25 एंड सो ऑन। तो ये 1 का स्केयर है, ये हमारे पास 2 का स्केयर है। माइनस साइन को अभी हम नहीं देख रहे, लेट से हम सिर्फ जो टर्म गिवन है उसको देख रहे हैं। तो ये 4 का स्केयर है, ये 5 का स्केयर है और इस तरह से चलता जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ए एन को आप लिख सकते हैं एन स्केयर यानी कि
n की वैल्यू 1 2 3 4 5 इस तरह से अगर हम चेंज करते जाएं तो हमारे पास ये टर्म्स आती जाएंगी। अब हम डिसाइड करेंगे यहाँ पे कि n की वैल्यूज़ हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे n की वैल्यू 1 पुट करें तो आपके पास फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस आ जाएगी, n इक्वल्स टू 2 पुट करें तो आपके पास 4 आ जाएगा यानी कि सेकंड टर्म। अब हमने डिसाइड करना है माइनस के बारे में कि माइनस कैसे आएगा, एक टर्म के साथ माइनस आए, दूसरी के साथ ना आए, तीसरी के साथ माइनस आए, चौथी के साथ माइनस ना आए। तो इस तरह से हमने देखना है। तो देखें अगर आप तो फर्स्ट टर्म के साथ माइनस नहीं है जबकि सेकंड टर्म के साथ माइनस है, तो माइनस साइन को साथ में इंक्लूड करने के लिए हम खुद माइनस मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस की 1 की पावर आप एडजस्ट करेंगे यहाँ पे n+1। जब आपके पास इवन टर्म के साथ माइनस आ रहा हो तो पावर आप n+1 लेंगे। जब आपके पास ऑड टर्म के साथ -1 अगर आ रहा होता है यानी कि पहली तीसरी और पांचवी टर्म के साथ अगर माइनस आ रहा होता है तो आप -1 की पावर n लेते। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो इवन टर्म्स हैं उनके साथ माइनस आ रहा है यानी कि सेकंड के साथ आ रहा है, फोर्थ टर्म के साथ आ रहा है, तो हम पावर n+1 लेंगे। तो यहाँ से अब आप अपने आंसर को चेक कर सकते हैं। लेट से जो हमारे पास n इक्वल्स टू 4 है वहाँ पे -16 आंसर आना चाहिए, तो n इक्वल्स टू 4 पुट करें तो a4 आ जाएगा -1 4 + 1 और 4 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा -1 पावर 5 और 16, 4 का स्क्वायर 16, -1 की पावर हमारे पास ऑड पावर है तो ये माइनस आ जाएगा तो -16। तो मतलब यहाँ पे आपने जो टेक्निक याद रखनी है वो ये है कि अगर हमारे पास फर्स्ट टर्म और उसके बाद थर्ड टर्म और फिफ्थ टर्म यानी कि ये हमारे पास ऑड टर्म्स हैं, अगर इनके साथ अगर माइनस आ रहा हो तो हम -1 की पावर n लेते हैं सिर्फ। और अगर हमारे पास जो इवन टर्म्स हैं यानी कि सेकंड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, अगर हमारे पास इनके साथ आ रहा हो माइनस तो -1 की पावर n+1 हम कंसिडर करते हैं, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट अगर आप आ जाएं तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 में भी हमने जनरल फार्मूला जो है वो डिसाइड करना है और सीक्वेंस हमें गिवन है 2 6 10 एंड 14 एंड 18 एंड सो ऑन, ओके। और आपने ए एन जो है वो फाइंड करना है। तो ए एन हमने फाइंड करना है, लेकिन हर टर्म में अगर आप देखें तो कितना इंक्रीज आ रहा है, 4 का इंक्रीज आ रहा है, यानी कि 2 में अगर आप 4 ऐड कर दें तो 6 आता है, 6 में 4 ऐड कर दें तो 10 आ जाता है, और इस तरह से ये सीक्वेंस चलता जाता है। तो सबसे पहले हमारे पास जो यहाँ पे फर्स्ट टर्म है वो है 2, और 2 में कितना ऐड हो रहा है, 4 ऐड हो रहा है, तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म आ जाती है, ठीक है। फिर 4 ऐड होता है तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म आ जाती है। इस तरह से ये टर्म्स चलती जाती हैं। तो 4 टाइम्स n, तो ये हमारे पास जनरल फार्मूला आ जाएगा, और यहाँ पे n हम सेलेक्ट करेंगे इक्वल्स टू 0 1 2। अगर आप यहाँ पे a0 यानी कि जो फर्स्ट टर्म बनती है या जीरो टर्म उसको कहते हैं वो अगर आप पुट करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 + 4 × 0 = 2 आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट टर्म के लिए आप n की जगह जब 1 पुट करेंगे यानी कि 4 × 1 तो आंसर 6 आ जाएगा। हमारे पास किसी भी सीक्वेंस का जो जनरल फार्मूला है वो लिखने का सिर्फ एक मेथड नहीं होता, बल्कि आप उसको किसी और तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी कि अगर इसी सीक्वेंस को मैं लिख दूं 4 × n - 2, और n की वैल्यूज़ यहाँ पे अब हमें चूज़ करनी पड़ेंगी 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप n की वैल्यू 1 पुट करें तो फर्स्ट टर्म जो आपके पास आएगी 4 × 1 - 2 = 2। इसी तरह n = अगर आप 3 पुट कर दें तो a3 = 4 × 3 - 2 यानी कि 12 - 2 = 10, जो हमारे पास थर्ड टर्म है। तो हम इसी सीक्वेंस का जनरल फार्मूला इस तरह से भी लिख सकते हैं 4n - 2, और n की वैल्यूज़ होंगी 1 2 3 एंड सो ऑन। तो ये ज़्यादा बेहतर तरीका है, क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यूज़ 1 से स्टार्ट हो रही हैं, तो a1 क्योंकि फर्स्ट टर्म होती है तो उसको इस तरह से समझना आसान है। तो ये हमारे पास एक एक्सरसाइज है जिसमें आप इन क्वेश्चंस में जनरल फार्मूलाज जो हैं सीक्वेंसेस के वो आप फाइंड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28, और क्वेश्चन नंबर
28 में हमने कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस चेक करनी है। हमें सीक्वेंस की जो nth टर्म गिवन है डेट इज n+3 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर प्लस 5n+6 और हमने चेक करना है कि सीक्वेंस जो है वो कन्वर्ज करता है या डाइवर्ज करता है। ठीक है जी, सबसे पहले हमने कन्वर्जेंस चेक करनी है और अगर सीक्वेंस कन्वर्ज करता है तो उसका जाहिर है कोई स्पेसिफिक आंसर आता होगा, वो स्पेसिफिक आंसर भी हमने कैलकुलेट करना है। तो कन्वर्जेंस चेक करने के लिए हम लिमिट अप्लाई करते होते हैं, यानी कि लिमिट n अप्रोचेस टू अ वेरी लार्ज नंबर विच इज़ इन्फिनिटी इक्वल्स टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n+3 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर प्लस 5n+6। ओके, तो यहाँ पे जो मेथड्स आप यूज़ कर सकते हैं वो कौन कौन से मेथड हैं, उनमें से एक मेथड है हमारे पास कि आप यहाँ पे एल हॉपिटल रूल लगा सकते हैं, आप फैक्टर्स बना सकते हैं। आप क्योंकि हमारे पास ऊपर भी एन का फंक्शन है, नीचे भी एन का फंक्शन है, तो यहाँ पे एल हॉपिटल रूल जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह नीचे वाली टर्म के अगर आप देखें तो फैक्टर्स भी बन रहे हैं, यानी कि लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n+3। नीचे वाली टर्म को अगर आप मिड टर्म ब्रेक करें तो ये आपके पास आ जाएगा n स्क्वायर प्लस 2n+3n+6। 2n+3n, 5n को हमने ब्रेक कर लिया और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 6n स्क्वायर भी आता है। तो ये हम लिख सकते हैं लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, सिंपल मिड टर्म ब्रेक कर रहे हैं हम, और मिड टर्म ब्रेक करने से जो आंसर यहाँ पे आपके पास आएंगे वो आएगा, n को कॉमन ले लें तो n+2 और प्लस यहाँ से 3 को कॉमन ले लें तो n+2 आ जाएगा। और ये हमारे पास आएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, जो नीचे डिनोमिनेटर में फैक्टर्स बन रहे हैं वो हैं हमारे पास n+3 और n+2। n+3 कैंसिल हो जाएंगे और अब आप n की जगह इन्फिनिटी पुट कर दें तो ये आ जाएगा 1/infinity विच इज़ इक्वल टू 0। तो सीक्वेंस जो है, जब आपके पास 0 आंसर आ रहा है, एक स्पेसिफिक आंसर आ रहा है, तो हेंस सीक्वेंस कन्वर्जेस। ठीक है, इसी क्वेश्चन को आप एल हॉपिटल रूल से भी कर सकते थे। अगर मैं इक्वेशन 1 पे एल हॉपिटल रूल अप्लाई कर दूं, अप्लाइंग एल हॉपिटल रूल ऑन इक्वेशन 1 पे एल हॉपिटल रूल अगर मैं अप्लाई करता हूँ, एल हॉपिटल रूल क्या है कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर जो हैं उनका आप डेरिवेटिव ले लेते होते हैं विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल विच इज़ इन्वॉल्व्ड, और वेरिएबल हमारे पास यहाँ पे n इन्वॉल्व्ड है तो d/dn हम लेंगे, d/dn ऑफ n स्क्वायर प्लस 5n+6। तो ऊपर न्यूमरेटर का जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो आंसर 1 आएगा, नीचे जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो 2n+5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे साथ में लिमिट भी है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और n की जगह आप इन्फिनिटी पुट कर दें तो 2 मल्टीप्लाई बाई इन्फिनिटी प्लस 5, नीचे आपके पास इन्फिनिटी आ जाएगा विच इज़ इक्वल्स टू 0। तो इस केस में भी आपके पास उसी तरह सेम आंसर आएगा और आप कह सकते हैं कि जो गिवन सीक्वेंस है वो कन्वर्ज कर रहा है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 34 है जिसमें ए एन हमें गिवन है, यानी कि nth टर्म ऑफ सीक्वेंस हमें गिवन है 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 पावर n इंटू 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 पावर n। यहाँ पे अब आप ने चेक करना है कि ये कन्वर्ज कर रहा है या डाइवर्ज कर रहा है, तो उसके लिए हम लिमिट अप्लाई करेंगे, यानी कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 2 माइनस 1/2 पावर n और 3 प्लस 1/2 पावर n। तो यहाँ पे जहाँ पे भी n है वहाँ पे आप पुट कर दें इन्फिनिटी, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस 1/2 पावर इन्फिनिटी। किसी भी चीज़ की पावर, यानी कि यहाँ पे 2 की पावर इन्फिनिटी है तो ये इन्फिनिटी बन जाएगा, और 3 प्लस 1/infinity। अब आपको पता है कि 1 डिवाइड बाई इन्फिनिटी 0 के इक्वल होता है, तो ये आ जाएगा 2 माइनस 0 इंटू 3 प्लस 0, और ये आ जाएगा 2 इंटू 3 और इक्वल्स टू 6। तो आपके पास एक स्पेसिफिक आंसर आ रहा है, तो गिवन सीक्वेंस जो है वो कन्वर्ज कर रहा है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 में हमें एक सीक्वेंस गिवन है ए एन इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ऑफ एन डिवाइडेड बाय n पावर 1/n। ओके जी,
तो हमने इसको चेक करना है कि ये कन्वर्ज कर रहा है या डाइवर्ज कर रहा है। तो यहाँ पे लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी a n इक्वल्स टू लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी नेचुरल लॉग ऑफ n डिवाइडेड बाय n पावर 1/n। यहाँ पे अगर आप एल हॉपिटल रूल यूज़ करते हैं तो उससे आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात पैदा होंगी, क्योंकि n पावर 1/n जो है वो वेरिएबल की पावर वेरिएबल है। इसका डेरिवेटिव लेने के लिए एक लेंथी प्रोसेस है जो हमने सीखा था चैप्टर नंबर 7 में, आप वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो अभी हमने थ्योरम्स 6 थ्योरम्स जो हैं वो स्टडी किए थे, वो इसी मकसद के लिए थे कि यहाँ पे हमें शॉर्टकट मेथड्स जो हैं वो नज़र आ सकें। तो लिमिट को डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में आप स्प्लिट कर लें, लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी n पावर 1/n। अब यहाँ पे जो थ्योरम था हमारे पास, थ्योरम नंबर 3 बनता है, वो सॉरी थ्योरम नंबर 2 बनता है, जिसके बारे में मैंने कहा था कि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और उसमें हमने अभी स्टडी किया है कि लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी n पावर 1/n हमारे पास 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर अगर इन्फिनिटी पुट कर दें n की जगह तो ln ऑफ इन्फिनिटी आ जाएगा। नीचे हमारे पास अकॉर्डिंग टू थ्योरम नंबर 2 ये हमारे पास 1 के इक्वल आएगा। तो नेचुरल लॉग ऑफ इन्फिनिटी इन्फिनिटी के इक्वल होता है, तो इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय 1 इक्वल्स टू इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी जब आपके पास आंसर आ रहा है तो गिवन सीक्वेंस जो है वो डाइवर्जेंट है, यानी कि डाइवर्ज कर रही है। तो इस तरह से हम सीक्वेंसेस को स्टडी कर सकते हैं, उनके जो बिहेवियर है जब n बहुत लार्ज हो जाए, यानी कि टर्म्स जो हैं वो n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी हो जाए, तो उस टाइम हम देख सकते हैं कि गिवन सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहा है या डाइवर्ज कर रहा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इन्फिनिट सीरीज़ को डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में हमने सीक्वेंस को डिस्कस किया है, नेक्स्ट लेक्चर्स में हम सीरीज़ को डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।